GIT, इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या फिर इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं एलिमेंट्री कैनाल्स, या फिर अपने आप को एक चीज और भी समझते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन ये तीन नाम सुनने में तो एक दूसरे के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन इसके बीच में थोड़ा बहुत फर्क है, ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क है। जैसे कि पहला सिस्टम जो है यहां पर मैंने बोला कि गैस्ट्रो एक वर्ड है। गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है? गैस्ट्रो जो वर्ड है वो स्पेशल लिया गया स्टोमक के लिए। किसके लिए? स्टोमक किसको कहते हैं? जनरली जिसको हम लोग एक आम भाषा में पेट बोल देते हैं ना, तो एक्चुअली स्टोमक इज एक्चुअल पेट, ऐसा तो बोलने के लिए पूरा बोल देते, बट इन रियलिटी में हम लोग बात करें तो जो स्टोमक है वो क्या है, वो एक्चुअल उसको हम लोग जो मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है गैस्ट्रो। अब ये इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन आपको पता है लार्ज एंड स्मॉल, फिर हम लार्ज एंड स्मॉल में हम लोग डिवीजन भी देखेंगे, अलग अलग नाम होंगे, ठीक है। तो लार्ज एंड स्मॉल अलग अलग देखने को मिलेगा। अब ये क्या ट्रैक, कोई भी ट्रैक का मतलब क्या होता है? रास्ता। ट्रैक का मतलब क्या? तो जो जो जीआईटी है वो एक तरह का ट्रैक है। क्या है भाई? ट्रैक है। तो वो हम लोग देखते हैं कि जीआईटी के अंदर में चीजें जो स्टार्ट होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। जीआईटी कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है, और वो एंड कहां करता है? एनस तक। एक जो कैनाल सिस्टम है, ट्रैक बोलते हैं, तो हम माउथ से लेकर के, कहां से? माउथ टू एनस। एनल ओपनिंग स्पेशली बोलते हैं, एनल ओपनिंग जो है वो एक ट्रैक है। क्या है? वो एक ट्रैक है, और इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? जीआईटी। तो थोड़ा सा समझ में ये चीज आना चाहिए। जैसे माउथ हुआ, तो पहले हम लोग देखते हैं माउथ है, माउथ के बाद क्या आता है? ओइसोफेगस। ओइसोफेगस हो गया। ओइसोफेगस के बाद क्या आता है? स्टोमक आता है, तो स्टोमक हो गया। स्टोमक के बाद क्या आता है? तो अभी हम लोग मतलब कि मेन कैटेगरी में चलेंगे, फिर सब डिवीजन करेंगे, स्मॉल का ही पार्ट आएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। स्मॉल के बाद क्या आएगा? स्मॉल के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन हो, तो अलग ये हो गया। फिर फाइनल एनल ओपनिंग आ जाते हैं हम लोग, सीधा रेक्टम वगैरह करते हुए एनल ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज क्या दिखा कि एक ट्रैक है, रास्ता है। ट्रैक का मतलब ही क्या होता है? रास्ता। जो एक साइड ओपन होता कहा, दिस बोथ ट्यूब, एक अच्छा जीआईटी जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? एक ट्यूब है, एक ऐसा ट्यूब जो दोनों साइड ओपनिंग रखता है। इट इज वन साइड, मतलब माउथ के साइड ओपनिंग हो गया इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और एनल ओपनिंग जो एनस की तरफ है। तो एक ऐसा ट्यूब, जीआईटी के बारे में अगर आपको डेफिनेट, इट इज अ मस्कुलर ट्यूब व्हिच हैव अ ओपनिंग इन बोथ साइड इन एनवायरमेंट, वन साइड फ्रॉम द माउथ एंड अदर साइड फ्रॉम द एनस। एक ऐसा मस्कुलर मसल्स का बना हुआ, अगर सिर्फ जीआईटी की बात है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम और जीआईटी में क्या अंतर है मैं बताने जा रहा हूं। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत कुछ आता है। क्या क्या आता है? कि जो भी चीज डाइजेस्टिव में क्या क्या, जो भी चीज डाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे आपका पूरा का पूरा तो जीआईटी इन्वॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीआईटी इन्वॉल्व हो जाएगा। जीआईटी में क्या मतलब? तो माउथ है, एसोफेगस है, स्टोमक है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो वो सारा का सारा इन्वॉल्व हो गया। इसके अलावा क्या डाइजेशन में इतना ही चीज से डाइजेशन हो जाता है? नहीं होता। डाइजेशन में किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? लीवर का। डाइजेशन में किसका हेल्प लेना पड़ता है? पैनक्रियास का। तो ये डाइजेशन में किसका हेल्प लेना पड़ता है? तो गॉल ब्लैडर का। तो ये चीजें है वो जीआईटी ट्रैक में तो नहीं आया, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम की जब बात करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम जीआईटी ट्रैक प्लस लीवर प्लस पैनक्रियास, पैनक्रियास प्लस गॉल ब्लैडर, ये तीन अलग से ऑर्गन। अच्छा, पैनक्रियास में भी अगर हम लोग अगर बात करते हैं, पैनक्रियास में भी अगर हम लोग बात करेंगे, तो स्पेशली पैनक्रियास में हम लोग पैनक्रियास के दो तरफ पार्ट होता है, क्योंकि पैनक्रियास एक ऐसा ग्लैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्सोक्राइन ग्लैंड, ऐसा बोलते हैं। जब हम लोग ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दो तरह के ग्लैंड होते हैं। कितने होते हैं? दो तरह की। एक ऐसा ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करेगा, एक ऐसा ग्लैंड जो बेसिकली एंजाइम रिलीज करेगा। लेकिन पैनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जिसके पास एंजाइम रिलीज करने का भी सिस्टम्स है और हार्मोन रिलीज करना। लेकिन
तो इसलिए हम ये देखेंगे कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों काम इसके पास है, दोनों चीज मैन्युफैक्चर इसके अंदर में, इसलिए इसको हम मिक्सोक्राइन बोलते हैं। तो डाइजेशन में जो रोल प्ले करेगा वो कौन सा पार्ट करेगा? एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। कौन करेगा? एक्सो। और एग्जैक्ट करते, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। कहने का मतलब ये हो गया, कभी आपसे कभी पूछा भी जा सकता है ना कि विच पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज इज हेल्प्स इन द डाइजेशन। आप ऑप्शन में दे दिया एक्सोक्राइन पार्ट, इंडोक्राइन पार्ट, और फिर बोथ नन करके दे देगा। तो एग्जैक्टली क्यों? अच्छा, जो पैनक्रियाज का जो वेट, आगे हम लोग पैनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे भी, तो मेजोरिटी जो है पैनक्रियाज वो बना हुआ, वो एक्सोक्राइन पार्ट के लिए बना हुआ है। 1% ऑफ द पैनक्रियाज, उसके मास के हिसाब से बात करें, 1 से 2% सिर्फ है जिसके अंदर में इंडोक्राइन फंक्शन है। जैसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैम्स होगा, उसके पास अल्फा बीटा डेल्टा ये सब सेल्स होंगे जो अलग अलग हार्मोन। अभी हम लोग हार्मोनल इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ नहीं रहे, इंडो जब पढ़ेंगे तो वहां बात करेंगे। तो सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम हमको याद रखना है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम बात करते हैं दैट मींस जीआईटी प्लस लीवर प्लस पैनक्रियाज प्लस जिन। और पैनक्रियाज में कौन सा पैनक्रियाज? एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। किसकी बात करेंगे? एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज की बात करेंगे। अब इसके बाद हम लोग ये देखिए कि अब बेसिक चीज समझ में डिफरेंस है कि जीआईटी किसको बोलेंगे और डाइजेस्टिव। देखो बोलने के लिए सिनोनिम्स है एक दूसरे का, लगभग हम इसकी जगह पर उसको बोल सकते हैं, बट इज एक्चुअल डिफरेंस कुछ है उसके अंदर, जो ऑर्गन का एडिशनल और सब्सट्रैक्शन जीआईटी के अंदर कुछ ऑर्गन है जो नहीं आता है। अब इसके बाद एक चीज जो पूरे जीआईटी के अंदर हम लोग बात करेंगे, बड़ा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बताने जा रहा हूं। जैसे एनाटॉमी के अंदर एक चीज, जैसे सब कुछ पढ़ना होता है तो वैसे एक चीज पढ़ना होता है हर जगह हम लोग पर, उसकी ब्लड की सप्लाई कहाँ से आ रही है। जैसे स्टमक पढ़ेंगे, स्टमक का ब्लड सप्लाई, एसोफेगस पढ़ेंगे, एसोफो कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है। तो मैं आपको पहले ही बताया था कि एक तो मेन आर्टरियल डिवीजन हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरे बॉडी में आर्टरी कैसे कैसे डिवाइड करते हैं बता चुका था। हाँ, अब हर ऑर्गन को कहां से आ रहा है वो हम लोग बात करेंगे। तो अभी एक पॉइंट हम बता रहे हैं, होल ऑफ द लाइफ बड़ा कॉमन है कि तुम मेजर ओरिजिन, जैसे कुछ चीज होता है ना, एक रूट है, रूट के बाद ब्रांच है, किस रूट से सप्लाई हो रहा वो आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसका एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी हम लोग करते हैं। तो जैसे हमारा जीआईटी ट्रैक जो है डेवलप करता है, जीआईटी जब हमारे बॉडी में, जब माँ के पेट में होते हैं, जो डेवलप करता होता है, तो बेसिकली 3 बर्ड्स बनते हैं इसके। कितने बनते? एक फॉरगट के लिए, मिडगट के लिए और हाइंडगट के लिए। नाम सुना होगा आपने। कितने बनते? फोरगट प्लस मिडगट, मिडगट और एक होता है क्या? हाइंडगट। ये 3 चीज के लिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अलग अलग चीजों। अब सबसे पहली चीज है जीआईटी में हमने बोला माउथ से लेकर के कहां तक का पार्ट को बोलते हैं? एनस तक के पार्ट को बोलते हैं। तो एनस तक के पार्ट में कहां से कहां फॉरगट होगा, कहां से कहां मिडगट होगा और कहां से कहां। तो इसमें अब कहां से कहां जब बता देंगे, सपोज माउथ से लेकर के हम कहते हैं कि ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट तक फॉरगट है, फॉरगट स्ट्रक्चर बेसिकली एसोफेगस हम लोग मानते हैं। एसोफेगस से लेकर के क्या कहते हैं कि जो ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट है, मैं दिखाऊंगा, वहां तक हम क्या बोलते हैं उसको? फॉरगट। तो फॉरगट के लिए प्रॉपर ब्लड सप्लाई है। तो अगर आपको पता ये रहे फॉरगट में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, तो आंख बंद करके आपको ब्लड सप्लाई याद होगा, रटने की जरूरत एक जरा सा भी नहीं है। तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि पूरे जीआईटी को माउथ से लेके एनस तक में 3 डिवीजन दिया गया। तो पहले फॉरगट की अगर हम लोग बात करें तो फॉरगट में क्या क्या आएगा? फॉरगट में एसोफेगस, एसोफेगस आ गया। उसके बाद आता है क्या? स्टमक आ जाएगा। स्टमक के बाद ड्यूडेनम, स्टमक के बाद क्या आएगा? ड्यूडेनम आएगा। अच्छा, अब ड्यूडेनम में थोड़ा सा खेल करना यहाँ पर ये कि ड्यूडेनम आपको याद रखना है कि इंडिविजुअल जब हम लोग ड्यूडेनम पढ़ेंगे, इंडिविजुअल जब हम लोग ड्यूडेनम पढ़ेंगे तो ड्यूडेनम के 4 पार्ट होते हैं। कितने? ड्यूडेनम के 4 पार्ट होते हैं। यानी कि जब हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि द पार्ट्स ऑफ ड्यूडेनम, है ना, हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ड्यूडेनम। तो पूरे ड्यूडेनम को एक्चुअली ड्यूडेनम को ड्यूडेनम क्यों बोलते हैं पता है? पूछे ड्यूडेनम को ड्यूडेनम क्यों बोलते हैं? ड्यूडेनम एक लैटिन वर्ड से आता है, ड्यूडेका डैक्टुलस।
उसका मतलब होता है 12 फिंगर लॉन्ग। जब पहली बार ड्यूरेनम को निकाला गया ना ऑटोप्सी या समझो जो भी एनाटॉमी की स्टडी के ड्यूरेशन में, तो उसको मेजरमेंट किया गया तो ऐसे करके जैसे कि 4 4 8 4 12 ऐसा। अब यहाँ नहीं बोल रहा तो टेंशन नहीं लेना, यहाँ बना है, यहाँ है नहीं किसी का, ठीक है। तो 4 4 8 4 12, तो ऐसे करके वो देखा 12 फिंगर लॉन्ग उसका लेंथ था। तो ड्यूडेकर डैक्टुलस का मतलब ये मतलब 12 फिंगर लॉन्ग, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, ड्यूडेनम पड़ गया, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था कि हाँ, अब ये बता ओसोफेगस से लेकर के ड्यूडेनम तक में फॉरगट आता, और ड्यूडेनम के कितने पार्ट, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, सेकंड पार्ट तक आता। अब सेकंड पार्ट में यहां से लेके यहां तक है। सेकंड पार्ट में कहा, ये भी याद रखना, क्योंकि जैसे हम बोलेंगे कि ब्लड सप्लाई इस आर्टरी से फॉरगट को होती है, तो वो फॉरगट के यहीं तक सप्लाई। अब सेकंड पार्ट में आसानी से याद अगर आपको रखना, तो याद ये रखना है कि सेकंड पार्ट के मिडिल में, कहां पे, यहां से लेकर के, तो फॉरगट में क्या कहेगा, एसोफेगस, स्टमक, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड अपर हाफ ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। अगर अपर हाफ से और एक्यूरेट आपको बोलना है और परफेक्ट आंसर करना है, तो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम आप देखें, यहाँ पर ओपनिंग होता है। क्या होता है, यहाँ पर ओपनिंग होता है, किसका, तो जो गॉल ब्लैडर से जो आती है ना, कॉमन बाइटक, जैसे लीवर के इधर लीवर होगा ना, इधर मान लो सपोज के लीवर है ना, तो लीवर से है ना, तो ये इधर से एक लीवर से गॉलब्लैडर होकर के कॉमन बाइल डक्ट आएगा, और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट ना, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट जहां पर ओपनिंग होता, वहां तक का पार्ट ही सिर्फ और सिर्फ क्या है, फॉरगेट डेवलपमेंट। उसका कहां से डेवलप कर रहा है, फॉरगेट। तो अब आपसे पहला चीज ये याद रखना, पहला चीज कि जीआईटी के अंदर में अगर कोई फॉरगेट बोल रहा, तो मतलब कहां से कहा, ओसोफेगस से लेकर के ड्यूडेनम का वो सेकंड पार्ट वहां पे जहां पर इधर से आकर के हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट का जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग तक। अब ये सवाल हो गया। अब इसलिए मैं आसान बता रहा हूँ, अब पूरे जीआईटी में जो हम लोग आपको आयोटा पढ़ा, सॉरी ब्लड का जो आर्टरी पढ़ा रहे थे हम आप लोगों को, तो आयोटा पढ़ाए थे, याद होगा। तो आयोटा में सारा डिवीजन पढ़ाए थे। जब हम एब्डोमिनल आयोटा पढ़ाए थे, याद होगा, तो वेंट्रल ब्रांच पढ़ाए थे। वेंट्रल में कितने ब्रांच थे, 3 ब्रांच थे, याद होगा कितने ब्रांच। अगर नहीं याद आ रहा तो फिर से एक बार देख लो कि जब एब्डोमिनल में आयोटा आता, आयोटा समझ रहे हो ना सब, दिस लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, जो हार्ट से निकलता मेन आर्टरी, वो आकर के नीचे आता है। तो उसमें जब ऐसे एओर्टा एब्डोमिनल एओर्टा आता है, तो उसके कई ब्रांच, इधर से भी निकल रहा आर्टरी, इधर से भी, आगे से 3 ब्रांच निकलती है। एक सीलियक ट्रंक, पॉलिक ट्रंक नहीं, सीलियक ट्रंक, हाँ। दूसरा क्या था, सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तीसरा क्या था, और यही तीनों जो ओरिजिन है, यही तीनों पूरे जीआईटी को ऑलमोस्ट सप्लाई करते हैं। तो सीलियक ट्रंक से फॉरगट की सप्लाई है, और सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से मिडगट की सप्लाई है। और अब ये जानने का पर्पस, कल मैं पिक्चर दिखाऊंगा, जानने का पर्पस क्या है कि जब आप सपोज ओटी के बच्चे सपोज यहाँ पर है, अब इसी ओटी में जीआईटी को ऑपरेट कर रहे हैं, तो सबसे पहला टारगेट हमें क्या होता है ऑपरेशन के अंदर में, कि हम ब्लड को लॉस कम से कम होने दें। सपोज अब एक ऐसी आर्टरी से एकदम खतरनाक ब्लड आ रहा है, आप इस एरिया पे काम कर रहे हो सपोज, और ब्लड बहुत तेज आ रहा, तो कंफ्यूजन है क्या करें, किसको ब्लॉक करें। तो रूट तो हम ब्लॉक कर सकते हैं ना, जहां से यार हमको पता है कि यहाँ की सप्लाई सुपेरियर है, सिलेक्ट्रन से, सिलेक्ट्रन को रोक देंगे जाकर, तो वहां से क्या होगी फिर, या फिर आप यूएसजी कर रहे हो, सीटी स्कैन कर रहे हो, इस पार्ट के नेक्रोस हो रहा है, सप्लाई हैम्पर्ड दिख रहा है, तो हमको पता है कि अच्छा इसकी ओरिजिनल सप्लाई कहाँ से है, इसकी ओरिजिनल सप्लाई सिलेक्ट्रन से। तो वहां से देखेंगे भाई कौन कौन सी आर्टरी में सप्लाई है या नहीं है, जहां नहीं हो, उससे पता इस आर्टरी की सप्लाई नहीं होने की वजह से यहाँ पर का एरिया क्या हो रहा है, नेक्रोज। तो कोचेस पढ़ने का पर्सपेक्टिव है कि भाई आपको इसके आगे इंप्लीमेंट करना है चीजों, है ना। तो यही सब चीजें होती है इसके अंदर में, ठीक है। तो पहला चीज तो ये हो गया, क्या कहते हैं कि
कि फोरगट के बारे में, फोरगट में कौन-कौन से स्ट्रक्चर आ गए और फोरगट की सप्लाई कहाँ से आ रही है। फिर हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर सीलियर ट्रंक से भी हम लोग बताएँगे कि सीलियर ट्रंक से जब निकलता है, तो सीलियर ट्रंक के अंदर में और किस-किस की सप्लाई करती है, कहाँ-कहाँ क्या सप्लाई है, वो सारा डिटेल में हम लोग देखें। अभी सिर्फ हम जीआईटी स्टार्ट नहीं किए, जीआईटी का एक तरह से इंट्रोडक्शन चल रहा है, सपोज़ सिर्फ, उससे ज़्यादा नहीं चल रहा। इसमें हो गया, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके बाद कौन-सा स्ट्रक्चर आता है? मिडगट की हम लोग बात करें, तो मिडगट में जो आएगा मिडगट, मिडगट में क्या आएगा? मिडगट के अंदर में अगर हम लोग देखते हैं, तो मिडगट में अब जहां से हमने फोरगट को छोड़ा, वहीं से क्या होगा? वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो ड्यूडेनम बना लेते हैं। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के 4 पार्ट है, 4 पार्ट बना लिए, ठीक है। यहां से स्टार्ट हुआ, मान लो यही ओपनिंग है, तो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम बिलो द ओपनिंग ऑफ एम्बुला वेट, बहुत कुछ बोल सकते हैं, हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट, उसके लिए जो ओपनिंग है उसके नीचे से वो क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है, उसके नीचे से स्टार्ट हो जाता है। अब कंटिन्यू करेगा किसको? थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। फिर आगे कंटिन्यू किसको करेगा? फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट के बाद जो स्टार्ट होता है वो जेजिनम और इलियम, है ना, जेजिनम और इलियम। और जेजिनम इलियम जैसे खत्म होता है तो स्टार्ट क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या स्टार्ट हो जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में फिर हम लोग आते हैं तो अलग अलग डिवीजन देखने को मिलता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? ये मान लो असेंडिंग को, पहले तो सीकम मिलेगा, फिर असेंडिंग कोलॉन, फिर ट्रांसवर्स कोलॉन, फिर जरा एक वर्ड क्या मिलेगा? डिसेंडिंग। फिर आगे हम लोग बात करेंगे, अब उसकी जरूरत नहीं। तो ये जो ऐसे वो आते हुए, सपोज ये मान लो, हाँ, यहाँ पे टर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो सेकंड देखो, अब ये बात है, मिडगट इज स्टार्टिंग, मिडगट कहां से स्टार्ट हो रहा है? सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ओपनिंग ऑफ हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट, जहां पर इसकी ओपनिंग हो रही है उसके जस्ट नीचे से वो क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। और वो कंटिन्यू कर रहा है कहां की तरफ? आगे थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, है ना, जेजिनम, जेजिनम और एलियम्स। और उसके बाद हम लोग आते हैं तो ये आता है सेकम, असेंडिंग कॉलम, असेंडिंग, अब असेंडिंग कॉलम में ट्रांसवर्स कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम को हम लोग डिवीजन देते हैं, 1/3 2/3 डिवीजन देते हैं। तो इनिशियल हम लोग 1/3 जहां पर ये मतलब डिवाइड करो, तो इस पार्ट तक ये पूरा का यहां से लेकर के सेकंड पार्ट ड्यूडेनम का इस पॉइंट से लेकर के, और 1/3 जो ट्रांसवर्स कॉलम है वहां तक जो स्ट्रक्चर इनलार्ज कर रहा है, वो सारा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? मिडगट के अंदर में आता है। मतलब अब ये इस पूरे ऑर्गन की जो सप्लाई होगी, इस ऑर्गन के मतलब कह सकते हो ऑर्गन इंटेस्टाइन सेपरेट, लार्ज इज सेपरेट, स्मॉल इज आल्सो सेपरेट, ड्यूडेनम एक अलग सेपरेट ऑर्गन है बेसिकली, वहां पे हम लोग देखते हैं। तो ये अलग अलग पार्ट को सप्लाई कौन करेगा? सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। कौन सप्लाई करेगा? सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी इसकी सप्लाई करेगी। तो इसका मतलब ये है कि इसके में अगर कहीं आपको कोई एक्सट्रीम ब्लीडिंग दिखेगा तो हम एट अ टाइम हम चाहे तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को ब्लॉक करके हम कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लॉक नहीं कर, इसलिए लॉन्ग टाइम तक अगर हम ब्लॉक भी अगर कर देंगे तो मामला, तो बाकी एरिया जहां कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जहां नॉर्मल सप्लाई जाने लगेगा, तो वो एरिया नेक्रोज होने लगेगा। तो पता चला कि और इंटेस्टाइनल नेक्रोसिस बहुत डेंजरस होता है। इसलिए एक चीज याद रखना कि कभी भी किसी भी पेशेंट का अगर डायग्नोज क्या कहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव, है ना, जिसको बोलते हैं आंत फंस गया या आंत उलझ गया, है ना, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर किसी पेशेंट का डायग्नोज हो गया, या तुम्हारे जानने में हो या तुमसे कोई सजेशन ले, क्या कह रहा था, बोले जितना जल्दी हो ऑपरेट करावे, कि जितना लॉन्ग टाइम तक अगर ऑब्स्ट्रक्शंस है तो वो उतना टाइम तक आपको जीआईटी को नेक्रोज कराता रहता है, और ऐसे टर्म कंडीशन पे पहुंच जाते हैं कि पेशेंट्स को अपना जान तक गंवाना पड़ता है। इंटेस्टाइन तो गंवाना ही पड़ता है, साथ साथ जान भी गंवाना पड़ता है। तो बेहतर ये हो कि कभी भी इस तरह का कोई केस हो या आपके हॉस्पिटल में आप अगर जा रहे हो तो उसको सजेस्ट करो कि भाई, क्योंकि टाइम टू टाइम नेक्रोज होता हुआ चला जाता है, और नेक्रोसिस के बाद या तो जो जो पार्ट नेक्रोज हो गया, कंप्लीट नेक्रोसिस हो गया, नेक्रोसिस मतलब क्या? डैमेज कंप्लीट,
उसका कोई रहा ही नहीं है, सड़ गल गया, एक तरह से ये समझ सकते हो। हाँ, तो उसको अब एक ही सॉल्यूशन है कि कट करके रिमूव करना, है ना? तो ऑब्स्ट्रक्शंस के केस में कभी भी इस चीज का हमेशा ख्याल रख रहे हैं तुम ये चीज को कि इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो तुम ये मान लो कि इसका नेक्रोसिस कंटिन्यू है। इट इज नॉट अ क्या कहते हैं सेलेक्टिव सर्जरी, बेसिकली इमरजेंसी सर्जरी होगा ये सब। डायग्नोस्ड हुआ एट अ टाइम, चाहे वो 12 बजे रात हो, कर सकते हैं। अगर हम ये इंतजार करें सुबह 7 बजे डिसीजन लेंगे, उससे पूछ के इससे पूछ के, हाँ? तो फिर में आ गया क्या होगा, इमरजेंसी में आ गया, वो करना पड़ेगा। तो कल फिर तुम पूछने के लायक नहीं रहोगे किसी से, है ना? इसलिए इस सब चीजों में से फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास से, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट, कोई समस्या, कुछ भी किसी को? मेन आदमी को अगर हम बता सकते हैं अप्लाई करते हैं, सप्लाई तो बंद हो जाएगा, तो टाइम में जितना काम कर रहा है टाइम में बोल सकता है। हम क्या बोले, ब्लॉक करके काम नहीं करना, ब्लॉक करके हम उतनी जो ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हो रहा है, तो हम ब्लॉक करेंगे। जो सर्जरी में जब तो जल्दी से फिर उसको सक्शन करके क्लीन करता है कि कहाँ से ब्लड आ रहा, सोर्स पता करके उतने टाइम आपको उसको ब्लॉक करना है। तो हाँ, अब ऐसा नहीं कि हम अगर ब्लॉक कर दिए तो उसका मतलब ब्लड सप्लाई ब्लॉक जैसे कर दिया तो तुरंत नेक्रोसिस। सेल की अपनी ससेप्टिबिलिटी होगी, मैंने कई बार आपको बताया भी है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ससेप्टिबिलिटी होती है। जैसे कि मैं बोला था कि किसी भी बॉडी के टिश्यू को अगर हम कंप्लीट ऑक्सीजन ब्लॉक कर दे, कितना कंप्लीट कट ऑफ कर दे ऑक्सीजन से, तो कितनी देर वो सरवाइव कर सकते, उसको हम लोग ससेप्टिबिलिटी। जैसे ब्रेन के लिए हम लोग बताए थे, कितना टाइम था ब्रेन के लिए बताए थे तुम लोग? किसको बताया? तुम लोग को बताया? 6 मिनट। नहीं, उतना दिन जिंदा कहाँ रहोगे? हाँ, 3 to 4 मिनट समथिंग है ना? और सबसे कम ये हो गया, और सबसे ज्यादा, अच्छा हार्ट के लिए बताए भी थे, बहुत कम से हार्ट के लिए कम से, हार्ट के लिए उससे ज्यादा है, ब्रेन से ज्यादा हार्ट के है। 10 मिनट ना, 10 मिनट कम हो गया, 12 2 ही बड़ा हो गया, इतना कंजूस हो तुम लोग। 20 मिनट 20 20 नहीं, और बोल 40 मिनट। कितना बच्चा होगा इसमें अभी? उतना गिनो, उतना ही के अंदर में अराउंड 30 to 40 मिनट्स, है ना? तो अब ये ससेप्टिबिलिटी टाइम जानने का क्या मतलब है कि हमको पता है कि इतना देर तक नेक्रोस, तो इस तरह हर बॉडी का थोड़ा सा अलग अलग होता है। और सबसे हाईएस्ट किस तरह बताए थे? सबसे हाईएस्ट आज सब कुछ को खा पका गए तुम लोग को, बोन सबसे हाईएस्ट बताओगे कोई? अब देखो पीछे गूगल मत करो, मोबाइल निकाले, गलत बात है। कौन मोबाइल निकाले हुआ जी पीछे? पीछे कोई मोबाइल निकाले हुए हो? हाँ, तब दिखता है, जैसे थोड़ी नहीं दिखता है। फाइब्रोब्लास्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीजन सप्लाई, वो उसको ऑक्सीजन एक दिन भी नहीं मिलेगा तो जिंदा रहेगा वो, एक दिन भी 24 आवर भी नहीं मिलेगा तो वो सरवाइव करेगा। आवर्स टू डेज में उसका होता है वो। इसको यार इसका चेंज करो, तो सब गड़बड़ हो गया, नया ले आया, इसको चेंज करो। अब जा रहा आवाज? हेलो, अब जा रहा? फाइब्रोब्लास्ट के बारे में बता रहे थे कि फाइब्रोब्लास्ट जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट ससेप्टिबिलिटी रखता है, वो आवर्स टू डेज को भी रख सकता है ना? एक दिन से लेकर के, इस घंटे से लेकर के 1 आवर तक में भी देखने को मिलता है कि ये इतने तक सरवाइव कर पाएगा, ठीक है? तो आवर टू, तो फाइब्रोब्लास्ट के अंदर सबसे ज्यादा ससेप्टिबिलिटी होती है और सबसे कम ब्रेन को थोड़ी बोलो, सेल का नाम बोलो, न्यूरॉन सेल, सिंपल है ना? इसलिए दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचाना सबसे पहले जरूरी होती है। CPR में यही बताया गया था ना आप लोग को कि नए पैटर्न जो आया था ABCD को छोड़ के CAB का जो पैटर्न आया था वो ये, लेकिन सर्कुलेशन पहले देखना आपको। CAB में C का क्या फुल फॉर्म था? सर्कुलेशन पहले देखना, क्योंकि ब्रेन को पहले ऑक्सीजन चाहिए। आप कहोगे सर सांस चलेगा नहीं तो ऑक्सीजन कहां से जाएगा? सांस चलेगा नहीं तो ऑक्सीजन कहां से जाएगा? हाँ, वेरी गुड। ब्लड में कुछ ना कुछ अमाउंट तो अब जैसे हम सांस रुका मेरा, ऑक्सीजन 0 तो हो जाएगा,
ऑक्सीजन जीरो हो जाएगा। हमारे बॉडीज के अंदर में कहीं ना कहीं हम एक चीज देखते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी निकालते हैं, वहां भी परसेंटेज है ऑक्सीजन का, वहां भी ऑक्सीजन का क्या है, अच्छा खासा परसेंटेज वहां पे भी है। तो मतलब वो, हाँ ये है कि वो प्रेशर ग्रेडियंट नहीं बना पाता, तो वहां का ब्लड ट्रांसफर नहीं हो पाता, ऑक्सीजन को कर पाता, वो अलग बात है। तो वो मिनिमम अमाउंट जो है वो कहीं ना कहीं उस इंस्टेंट टाइम में बॉडी को सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, चलो कल से हम आगे कंटिन्यू करते, इसका सॉल्यूशन निकाल लो आज किसी भी हाल में।